रौनक दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर है और छुट्टियों में घर आया हुआ है। उसके दोनों बड़े भाई बहनों की शादी हो चुकी है। इस बार सब उसे भी विवाह के बंधन में बांधने के लिए तैयार बैठे थे। संयोग से रौनक की दीदी भी ससुराल से आई हुई थी। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग रौनक को शादी के लिए मना रहे थे और रौनक थोड़ा सा भाव खाने में लगा था कि इतनी जल्दी भी क्या है। रौनक की मम्मी बहुत सारी तस्वीरें दिखाने में लगी थी। देखो बेटा, सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और ये देखो दिल्ली में ही किसी कंपनी में जॉब करती है। जो पसंद हो बताओ और अगर किसी को पसंद करते हो तो भी बोलो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। रौनक बहुत खुश था। वो भी अब शादी करके सेटल होना चाहता था, पर उसका दिल ऐसे अरेंज मैरिज के लिए मान नहीं रहा था, जबकि उसे अभी तक किसी लड़की से प्यार भी नहीं हुआ था। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसके दोस्त लड़कियों से बातें करने का अवसर ढूंढते रहते थे, तो कुछ तो इश्क में गिरफ्तार भी थे। आए दिन किसी लड़की के साथ किसी लड़के का नाम जुड़ता रहता था, पर रौनक अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित था। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि किसी को देखकर उसके दिल में पसंदीदगी का भाव नहीं जागा था। सबकी बातें सुनकर रौनक ने अपनी माँ से कुछ दिन सोचने के लिए वक्त मांगा कि माँ कुछ दिन दोस्तों के साथ मिल लूं। पिछली बार भी आया था तो 2-3 दिन में ही लौट गया था, इसलिए किसी से मिल नहीं पाया। माँ ने भी सोच, अच्छा है दोस्तों से मिलेगा तो शादी के लिए जरूर हाँ कहेगा। दरअसल रौनक के 2-3 दोस्त विवाह के बंधन में बंध चुके थे। एक का तो महीने भर पहले बेटा भी हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद रौनक अपने दोस्तों से मिलने गया। सभी गांव के शिव मंदिर के पास बैठे थे। आज रविवार का दिन था, इसलिए सभी जमा हो गए थे। ये मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और आसपास के गांवों से भी औरतें और लड़कियां पूजा करने आती थी। यहाँ पहाड़ पर बंदरों का झुंड भी बहुतायत होता था, इसलिए पूजा करने आए लोग अपनी थाली को ढक कर रखते थे। आमतौर पर लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ही आती थी और अगर कभी कोई बंदर पास आ भी गया तो थोड़ा सा प्रसाद दे देने के बाद आराम से चला जाता था। लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी। रौनक और उसके दोस्त बातें करने में लगे थे। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सभी बड़े खुश थे कि एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो सबका ध्यान उस ओर चला गया। आसमानी रंग के सिंपल से सूट में एक लड़की अपनी थाली को नीले रंग के दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी और एक बंदर उसके हाथ से थाली छीनने के चक्कर में दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अकेली आई थी और इस गांव की नहीं थी, और दोपहर होने की वजह से मंदिर में कोई और था भी नहीं। रौनक और उसके दोस्त जल्दी से आगे गए। एक ने उस लड़की को कहा कि थाली छोड़ दो, वो चला जाएगा प्रसाद लेकर, पर वो इतना डर गई थी कि कुछ नहीं समझी। आखिर रौनक से रहा नहीं गया और उसने लड़की के हाथ से थाली छीन लिया और जमीन पर रख दिया। बंदर ने अपने दोनों हाथों में एक एक लड्डू उठाया और कूदता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया और रौनक की नजर लड़की के डर से सफेद पड़ गए चेहरे पर पड़ी। उसने जमीन से थाली उठाए और लड़की का हाथ पकड़कर उसके हाथों में थमा दिया। लड़की लर्ज कर रह गई और जाने क्यों रौनक के बदन में मीठी सी सिहरन दौड़ गई। लड़की अपने रास्ते पर बढ़ गई और रौनक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दोस्त मनुज ने उसे टहुका दिया, क्या देख रहा है, लड़की तो चली गई। सब उसे छेड़ने लगे और वो बस मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर रुककर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। उस रात रौनक की आंखों में नींद की जगह ख्वाब ने डेरा डाल दिया था। आंखें बंद करते ही छम से उस अजनबी लड़की का चेहरा नजर आने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। कितनी लड़कियों से मिला था, आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। और फिर उसने खुद को बहलाया कि आसपास के गांव की ही होगी ना, कल फिर से मंदिर की तरफ जाऊंगा और उसके बारे में पता करूंगा। जाने किस पहर में रौनक को नींद आई थी। सुबह 10 बजे उसकी मां ने उसे उठाया, तब भी नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसकी मां बोल रही थी, बेटा तेरी भाभी को पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाना है, तू साथ चला जा, बाइक से जल्दी हो जाएगा। और ये सुनते ही रौनक की आंखों से नींद ऐसे भागी जैसे डंडे को देखकर बंदर, और बंदर का ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। माँ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो फिर से बोली, अब उठ भी जाकर तैयार हो,
भाभी कब से तैयार हो गई है मंदिर जाने के लिए। और फिर जब रौनक नहाकर आईने के सामने अपने बाल बना रहा था तो दिल ही दिल में बड़ा खुश था कि क्या पता उस हंसी का आज भी दीदार हो जाए। फिर उसने जल्दी से अपनी शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे किया और बाइक निकाली। थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर पहुंच गए थे और भाभी ने कहा, देवर जी आप भी आओ ना पूजा करने। कुछ सोचकर रौनक ने भी मंदिर में बहुत मन से शिवजी की पूजा की और जब वो पूजा करके बाहर आने लगा तो वही लड़की पूजा की थाली लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी। और रौनक ने मन ही मन शिवजी को धन्यवाद दिया, भगवान जी आप तो अंतर्यामी हैं, बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अब तक आपने पढ़ा, रौनक अपनी भाभी के साथ मंदिर जाता है और बहुत श्रद्धा से पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा होता है कि कल वाली लड़की मंदिर के अंदर दाखिल होती है। उसे देखकर रौनक बेख्याली में मंदिर के अंदर जाने लगता है कि उसकी भाभी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, देवर जी घर चलिए ना, आप वापस अंदर क्यों जा रहे हैं। और रौनक को मंदिर से बाहर आना पड़ा। उसने सोचा भाभी को जल्दी से घर छोड़कर आता हूँ, फिर शायद उस लड़की से बात हो पाए। फिर उसने भाभी को घर के बाहर छोड़ा और कुछ काम है बोलकर बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर वाले रास्ते पर था और वो लड़की पूजा करके वापस लौट रही थी। रौनक ने बिल्कुल उसके पास बाइक रोक दी तो वो थोड़ा डर गई। उसके चेहरे पर डर देखकर रौनक कुछ बोल नहीं पाया और लड़की अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और वो उसे जाते हुए देखता रहा। अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वापस घर आ गया, पर उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने टीवी चालू किया कि अपने मन को शांत कर लूं, पर बेचैनी मन में हो तो आंखें कुछ और कहां देखना चाहती है। रौनक का भी यही हाल था। आज दिन भी सोमवार था, इसलिए सारे दोस्त अपने अपने काम पर लगे थे, नहीं तो थोड़ी देर किसी के पास बैठकर अपने मन को दबा देता। पूरे दिन और पूरी रात बेचैनी में गुजार कर रौनक ने खुद से वादा किया कि कल हर हाल में उस लड़की से बात करेगा। ऐसे भी कौन सा मैं उससे फ्लर्ट करना चाहता हूँ, बाकायदा शादी करूंगा उससे। और अपने मन में ये अहद करके वो शांति से सो गया। सुबह ठीक वक्त पर तैयार होकर वो मंदिर पहुंच गया। ठीक वक्त यानी जिस वक्त वो लड़की दोनों दिन मंदिर आई थी। और जब वो मंदिर पहुंचा तो वो लड़की मंदिर से बाहर निकल रही थी। रौनक ने सीधे उसे आवाज दे दी, सुनो। और उसकी आवाज सुनकर वो लड़की घबरा गई। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और रौनक की बात का उस लड़की ने तो कोई जवाब नहीं दिया, पर मंदिर में पूजा करने आई दो औरतें वहां जरूर आ गई और तब वो लड़की जल्दी से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गई। तब रौनक को एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। फिर उसका मन नहीं किया तुरंत घर जाने को, इसलिए यूं ही सड़क पर बाइक चलाता रहा और घंटे भर बाद थककर घर पहुंचा, पर उससे पहले ही उसकी खबर घर पहुंच गई थी। माँ ने उसे आड़े हाथों लिया, तुझे समझ नहीं, ये शहर नहीं गांव है। तुझे वो लड़की पसंद थी तो पहले हमें बताना चाहिए था। रौनक ने भी सोचा कि बात जब पता चल ही गई है तो देर क्यों करूं। उसने बिना बात को घुमाए बोल दिया कि हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। फिर उस लड़की के परिवार के बारे में पता किया गया। इस गांव में अधिकांश परिवार एक ही जाति के थे। इसका फायदा हुआ कि लड़की भी सेम जाति की थी, पर केवल 8वीं पास थी। इस बात पर रौनक की माँ और भाभी थोड़ी परेशान थी, पर रौनक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे उससे कौन सी नौकरी करवानी है। लड़की गरीब परिवार की थी, फिर उसके लिए रिश्ता खुद चलकर आया था। ऐसे में शादी के लिए कौन सी मुश्किल आती, लिहाजा यहाँ भी नहीं आए और जल्दी ही रौनक और ... अरे हाँ, कहानी आगे बढ़ गई और लड़की का नाम तो रह ही, तो लड़की का नाम है गौरी। गया तो रौनक और गौरी की शादी हो गई। रौनक की प्रार्थना भगवान ने सुनकर पूरी भी कर दी थी। शादी के लाल जोड़े में सजी गौरी बिल्कुल सुंदरता की मूरत लग रही थी। वो गौरी जैसी खूबसूरत और सीधी सादी पत्नी पाकर बहुत खुश था। शादी की पहली रात उसकी आवाज सुनी थी रौनक ने और वो तो जैसे खो सा गया था। इतनी प्यारी और मधुर आवाज थी गौरी की। एक हफ्ते बाद रौनक की छुट्टियां खत्म हो गई तो वो गौरी को साथ लेकर दिल्ली आ गया। रौनक को खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए वो टिफिन मंगवाया करता था खाने के लिए, पर अब तो उसकी शादी हो गई थी तो वो गौरी को साथ लेकर शॉपिंग पर गया और किचन वगैरह के सामान की खरीदारी की। रौनक
जो कि पहले अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, अब ऑफिस से सीधा घर आता था। उसका बहुत मन था कि हनीमून पर कहीं घूमने जाता, पर इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए मन महसूस कर रह गया। फिर शायद किस्मत को उस पर प्यार आ गया और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे गोवा जाने का मौका मिला। और रौनक गोवा के खूबसूरत माहौल में गौरी के साथ के ख्याल से ही रोमांचित हो उठा। ठीक वक्त पर रौनक के प्लेन ने गोवा की जमीन पर लैंड किया। अभी सुबह के 10 बजे थे। रौनक ने गौरी को होटल के कमरे में छोड़ा और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अगर कुछ चाहिए तो इंटरकॉम पर बोल दे और कमरा बंद कर ले, मैं जल्दी ही काम खत्म करके आऊंगा। उस दिन रौनक को काम करने में 4 बज गए तो उसने गौरी को फोन किया कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी या नहीं। गौरी ने फोन उठाया तो वो नींद में थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। रौनक ने उसे प्यार भरी डांट लगाई कि अगर मैं कल तक नहीं आऊंगा तो क्या तुम भूखी रहोगी? जल्दी से कुछ ऑर्डर करो और खाओ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। फिर प्यार से बोला, बहुत काम है जान, प्लीज कुछ खा लो। रौनक जब होटल पहुंचा तो शाम के 6 बजे थे और उस दिन वाकई वो बहुत थक गया था। पर गौरी की प्यारी सूरत देखकर वो अपनी सारी थकान भूल गया। रौनक फ्रेश होने जाता है और गौरी को तैयार होने के लिए बोलता है। उसने गौरी के लिए एक गाउन खरीदा था लेकिन उसे बताना भूल गया था। थोड़ी देर बाद रौनक सूट पहनकर तैयार होकर बाहर निकला तो गौरी हल्की नीली शिफॉन की प्लेन साड़ी में तैयार हुई मिली। उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। बड़ी बड़ी आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी सजाए गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी कि रौनक का मन नहीं किया कि साड़ी बदलकर गाउन पहनने को बोले, इसलिए उसने गौरी को प्यार से देखा और साथ लेकर होटल के रेस्तरां में ले गया, जहां पूरा हॉल खाली होता है, बस एक टेबल और 2 चेयर लगे होते हैं। रौनक गौरी का हाथ पकड़कर उसे चेयर के पास ले जाता है और उसके बैठने के बाद बगल वाली चेयर पर खुद बैठता है। वहां 2 लोग वायलिन पर मीठी धुन बजा रहे थे। पूरा माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था। थोड़ी देर में एक वेटर आया तो रौनक ने उसे खाने का ऑर्डर दिया। जब वेटर खाना सर्व करके चला गया तो रौनक ने कौर उठाकर रौनक ने गौरी को खिलाया और फिर गौरी ने भी शर्माते हुए, दरअसल उसे वायलिन वाले के सामने खिलाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो तो बस बजाने में लगे थे अपनी धुन में। रौनक को गौरी का शर्माना एक अलग ही एहसास दे रहा था। बहुत खूबसूरत माहौल में दोनों ने खाना खत्म किया और फिर कमरे में आ गए। गोवा में दूसरा दिन भी रौनक के लिए बहुत बिजी रहा, यहाँ तक कि पहले दिन से भी ज्यादा। पर अब वो खुश था क्योंकि ये ट्रिप 3 दिन की थी और उसने अपनी मेहनत से काम 2 दिन में ही पूरा कर लिया था। अब कल का पूरा दिन वो गोवा घूमने वाला था। उसकी सारी थकान गौरी की संगत में दूर हो जाती है और अगली सुबह वो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था। सुबह गौरी सूट निकाल रही थी पहनने के लिए तो रौनक जल्दी से उठकर आया और उसके हाथ से सूट लेकर उसे एक पेपर बैग थमा दिया और बोला, तुम्हें ये पहनना है, जल्दी से तैयार होकर आओ, बीच पर चलेंगे। और थोड़ी देर बाद जब गौरी बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नजरें झुकी हुई थी। टी शर्ट और हाफ पैंट में उसे बहुत शर्म आ रही थी और रौनक उसे इस हाल में देखकर उसके पास आ गया था। अरे वाह, ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, मुझे लगा ही था पिंक कलर तुम पर बहुत खिलेगा। और गौरी रौनक की खुशी देखकर उसे ये भी नहीं बोल पाई कि मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहती। होटल से बाहर निकलते हुए वो इधर उधर देख रही थी कि लोग उसे देख रहे होंगे, पर ये बस उसका वहम था। हाँ, ये जरूर हुआ कि बहुत सारी औरतें लड़कियां उसे ऐसे ही कपड़ों में नजर आ गई, बल्कि उनके कपड़े और भी छोटे थे। फिर बीच पर पहुंचने के बाद दोनों ने बहुत मस्ती की। ये सब कुछ गौरी के लिए किसी सपने की तरह खूबसूरत था, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि सपने में भी उसने इतनी खुशियां नहीं देखी थी जो रौनक की हमराही में मिली थी उसे। पूरा दिन मस्ती करते और फूड स्टॉल पर चक्कर लगाने के बाद जब शाम को वो होटल पहुंचे तो गौरी पूरी तरह थक गई थी और वो बस सोना चाहती थी। पर रौनक आज क्लब जरूर जाना चाहता था क्योंकि कल उसे यहाँ से वापस रिटर्न जो होना था। रौनक की खुशी के लिए गौरी जाने के लिए तैयार हो गई तो रौनक को गाउन की याद आई। उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला और उसे पहनकर तैयार होने के लिए बोला। और जब वो तैयार होकर आई तो रौनक उसे देखता ही रह गया। नेवी ब्लू गाउन में उसके खुले बाल जैसे कयामत ढाने को तैयार थे।
उसका दिल किसी गुस्ताखी पर आमादा होना चाहता था, पर फिर उसका मूड क्लब जाने वाला नहीं रहता और उसने गोवा के क्लब के बारे में दोस्तों से बहुत सुना था, इसलिए बस इतना ही कहा, खुद को मेरी नज़र से मत देखना गौरी, मदहोश हो जाओगी। और गौरी ने शर्मा कर अपनी निगाहें झुका ली। फिर दोनों ने पहले एक रेस्तरां में खाना खाया और फिर क्लब पहुंचे। जैसा कि हर क्लब की पहचान होती है, तेज म्यूजिक और रंग बिरंगी आंखें चुंधिया देने वाली लाइट, तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल यहाँ का भी था। स्टेज पर सिंगर इंग्लिश सॉन्ग गा रही थी जिसने उत्तेजक पारदर्शी वस्त्र पहन रखे थे। औरत और पुरुष चेयर पर बैठे ड्रिंक करने में लगे थे। वहां का माहौल देखकर गौरी को अजीब सा महसूस हुआ। वो वहां नहीं रुकना चाहती थी, पर रौनक के चेहरे पर खुशी देखकर चुप ही रही। रौनक भी गौरी के साथ एक खाली टेबल की ओर बढ़ गया और वोडका का ऑर्डर दिया, पर गौरी ने पीने से मना कर दिया। गौरी के इनकार करने से रौनक ने भी केवल एक पैग ही लिया। रात आगे बढ़ी और महफिल में रंग भी। लोग जैसे उठकर स्टेज पर जाने लगे, जिनमें औरतें भी शामिल थीं। नशे में लोग झूम रहे थे, किसी को होश नहीं था कौन किसकी बाहें थामे है, बस मगन थे जिंदगी का लुत्फ उठाने में। ये सब देखकर गौरी का बिल्कुल मन नहीं किया वहां रुकने का। उसने रौनक को कहा, अब चलिए ना, बहुत देर हो गई है, मुझे नींद भी आ रही है। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आ गया और वो बात करने लगा। जब उसने फोन बंद किया तो गौरी ने उसे फिर से होटल चलने के लिए कहा, पर रौनक ने उसे स्टेज की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यार, चेयर पर बैठकर क्लब एंजॉय करना बिल्कुल टीवी पर फिल्म देखने जैसा है। अब आई हो तो ऊपर चलो, सबके साथ डांस करते हैं। रौनक ने गौरी को स्टेज पर ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो चलते हैं। तो गौरी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया और बोली, सुनिए, मैंने सुबह से आपकी सारी बातें मानी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी अब क्या आप मेरी एक बात नहीं मानोगे? रौनक ने गौरी की बात सुनकर उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर मानूंगा। तो फिर आप जाओ, डांस करो, मैं यहीं बैठकर देखूंगी, बस इतनी सी बात मान लो मेरी। गौरी ने धीरे से नजरें झुकाकर कहा था, और उसके इस रूप पर रौनक ने अपनी इच्छा कुर्बान कर दी और गौरी को बिठाकर अकेला ही डांस फ्लो की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही रौनक भी अपने होश से गाफिल सबके साथ झूम रहा था और गौरी चुपचाप नजरें झुकाए अपनी उंगली की अंगूठियां घुमा रही थी। थोड़ी देर बाद कोई उसकी बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गया तो उसने अपनी चेयर थोड़ा सा खिसका लिया, पर उस आगंतुक इंसान ने फिर से अपनी कुर्सी गौरी के करीब कर ली। ये अजनबी देखने से ही अजीब सा लग रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पर बड़ा सा मस्सा, और ऊपर से वो गौरी के करीब आ रहा था, तो जाहिर है गलत सोच ही होगी उसकी। उसे अपने करीब आया देखकर गौरी वहां से उठकर जाने लगी तो उस अजनबी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। गौरी ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ गौरी के हाथ पर बहुत मजबूत थी और अब वो अपना दूसरा हाथ गौरी के चेहरे को छूने के लिए बढ़ा रहा था कि रौनक ने उसका हाथ बीच में ही पकड़कर मरोड़ दिया। रौनक को आया देखकर उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, और इधर रौनक को सामने देखकर गौरी सिसकने लगी और रौनक ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। गौरी रोते हुए बोल रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे यहाँ से वापस ले चलिए, और उसे रोता देखकर रौनक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे क्लब से बाहर लेकर आता है कि तभी एक खाली कैब आकर वहां रुकती है और रौनक गौरी के साथ उसमें बैठकर होटल का एड्रेस बताता है। पूरे रास्ते रौनक ने गौरी का सिर अपने कंधे से लगा रखा था और गौरी ने उसकी मजबूत पनाहगाह में अपनी पलकें बंद कर ली थी। अगली सुबह दोनों की फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, और रात के 12 बज चुके थे, इसलिए दोनों ही सो गए। दूसरे दिन दिल्ली पहुंचकर दोनों ने सारा दिन सोकर गुजारा था। रौनक ने गौरी को कुछ भी बनाने से मना कर दिया और खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया था। शाम में 4 बजे उठने के बाद दोनों खुद को फ्रेश महसूस कर रहे थे। तब तक खाना भी आ गया था तो गौरी ने प्लेट में निकाल लिया। खाने के बाद रौनक तो अपना लैपटॉप संभाल कर बैठ गया और गौरी घर की साफ सफाई में लग गई। अगली सुबह 7 बजे गौरी नहाकर आई है और आईने के सामने बाल सुझाने लगी। उसने आईने में खुद को देखा और रौनक की बात याद करके उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अपने गीले बालों को कंघी से सुलझाते हुए वो सोच रही थी, कितना प्यार करते हैं रौनक मुझे। और अचानक कुछ याद आते ही उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मैं भी ना, आज तो इन्हें ऑफिस जाना है, इन्हें उठा देती हूँ।
ये सोचकर गौरी रौनक को उठाने के लिए उसके पास गई, पर रौनक बहुत गहरी नींद में सो रहा था। इसलिए गौरी ने उसे आगे बढ़कर हिलाया और आवाज दी, उठिए ना, आपको ऑफिस भी जाना है। और इस चक्कर में गौरी के गीले बाल रौनक के चेहरे पर आ गए। गौरी ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को उसके चेहरे से हटाया तो रौनक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? जी मैं तो आपको उठा रही थी, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा रौनक उसे अपने करीब करने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहा है, पर रौनक तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वाह, एक तो गलती ऊपर से हंस रही हो, ये क्या तरीका होता है उठाने का? पूरे चेहरे पर बाल बिखरा कर रख दिया। चलो अब हटो, मुझे तैयार होना है। फिर जाते जाते घूमा और बोला, मेरे नहाने तक नाश्ता और टिफिन तैयार रखना, ऑफिस के लिए लेट नहीं होना मुझे। फिर गौरी जल्दी से साइड हो गई तो रौनक बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गया। गौरी ने भी किचन की राह ली और जल्दी से पराठे और भिंडी की भुजिया बनाए और जब वो टिफिन पैक कर रही थी तो रौनक उसके सिर पर खड़ा उसे घूर रहा था। रौनक की आंखें लाल लग रही थी, इसलिए गौरी को डर लग गया। वो हकलाते हुए बोली, जी क्या हुआ? मुझे क्या होना है? तुम्हें और कुछ नहीं मिला? ये भिंडी ले जाऊंगा मैं टिफिन में। जी पर ये तो आपको बहुत पसंद है इसलिए तो मैंने। पर अभी वो अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाई थी कि रौनक जोर से चिल्लाया, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या पसंद है? सुबह से रौनक का ये रूप देखकर गौरी बहुत घबरा गई थी और अब उससे बिल्कुल भी अपने आंसू नहीं रोके गए। वो नजरें झुकाए रोने लगी। रौनक फिर से चिल्लाते हुए बोला, ये नौटंकी बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा? और फिर वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता हुआ बोला, अब जो पकाया है जल्दी से लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। और फिर गौरी ने अपनी आंखों को हथेलियों से रगड़ा और जल्दी से नाश्ता निकालकर रौनक को दिया। कुछ देर बाद रौनक टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया तो गौरी सोचने लगी कि सारी गलती मेरी ही है। ना मेरे बाल उनके चेहरे पर पड़ते और ना ही वो मुझसे नाराज होते। आखिर वो भी तो मर्द हैं, उन्हें भी किसी बात से चिढ़ हो सकती है और बालों से तो बहुत लोग परेशान होते हैं। कभी कभार पापा के खाने में जब बाल निकल जाते थे तो वो मम्मी पर कितना गुस्सा होते थे और गुस्से में खाना भी नहीं खाते थे। ये तो फिर भी टिफिन लेकर गए हैं। फिर उसने भी रौनक की प्लेट में ही खुद के लिए नाश्ता निकाल कर खाया और घर के बाकी काम निपटाने लगी। उसी दिन शाम का समय, रौनक के ऑफिस से आने का समय हो रहा है, इसलिए गौरी ने नहाकर उसकी फेवरेट साड़ी बांधी और हल्का सा मेकअप करने के बाद उसके आने की राह देखने लगी। उसे ख्यालों में ही एहसास हो रहा था कि उसे देखकर रौनक सुबह का गुस्सा भूल जाएगा और उसे हमेशा की तरह प्यार से अपने करीब कर लेगा। रौनक के प्यार की बातें याद करते हुए उसके गालों पर हया की लाली आ गई थी। अपने दिल में रौनक को एहसास करती हुई गौरी का ध्यान वॉल क्लॉक की ओर गया तो होंठों पर मुस्कान खिल गई। बस 5 मिनट बचे थे रौनक को ऑफिस से आने में। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, क्योंकि बाइक रुकने की आवाज जो आई थी। गौरी ने की होल से झांककर देखा रौनक ही था तो उसने दरवाजा खोल दिया और रौनक के साथ से उसका बैग ले लिया। पर रौनक ने उसकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। गौरी ने पूछा, जी आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बनाओ, और साथ में सरदर्द की गोली भी ले आना। और गौरी चाय बनाते हुए सोच रही थी, मैं भी ना, ये ऑफिस में थक जाते हैं काम करके और मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। पर थोड़ी देर बाद चाय और नमकीन के साथ सरदर्द की गोली लेकर जब गौरी रौनक के पास गई तो वो किसी से मुस्कुराते हुए फोन पर बात करते हुए बोल रहा था, कसम देने की कोई जरूरत नहीं, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। तभी गौरी को देखकर उसने फोन रख दिया। गौरी ने ये बात सुनी तो उसे खुद के इग्नोर किए जाने पर बुरा महसूस हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और चाय का कप रौनक की ओर बढ़ाया। आज पहली बार दोनों ने बिल्कुल चुपचाप चाय पी थी। चाय पीने के बाद गौरी ने पूछा, जी आपके सर में बाम लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, दवाई ली है, ठीक हो जाएगा, बस मुझे शांति से सोने दो। रौनक की बात सुनकर गौरी उदास हो गई और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गौरी और रौनक के बीच में बातें कम होने लगी थी। गोवा से आए हुए 1 हफ्ता बीत गया था पर रौनक उसे मार्केट तक भी नहीं लेकर गया था, जबकि पहले हर दूसरी शाम कहीं ना कहीं ले जाता था। कभी पार्क, कभी रेस्तरां,
पर अब तो केवल जरूरत के लिए ही बात करता था। गौरी बिस्तर पर लेटी हुई बीते दिनों को याद कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाने किसकी नजर लग गई थी उसकी खुशियों को, जो रौनक उससे ठीक से बोलता भी नहीं था। आज गौरी को कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था, बस सुबह चाय के साथ एक पराठा खा लिया था। वो रोज दोपहर में खाने के लिए सुबह के समय ही ज्यादा पराठे बना लेती थी, पर आज उसका मन नहीं किया इसलिए नहीं बनाया। और अब पुरानी बातें याद करते हुए वो रो रही थी। ऐसे ही उदासी में जाने कब उसे नींद आ गई और वो चौंकते हुए तब उठी जब मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर रौनक का नंबर फ्लैश हो रहा था। इस समय फोन सोचते हुए गौरी ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, हाँ 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, एक पार्टी में चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं सच, गौरी ने खुशी के अतिरेक में कहा, लेकिन शायद रौनक ने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि फोन कट गया था। पर गौरी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी उठकर कमरे को व्यवस्थित किया, फिर किचन में सब ठीक किया और नहाने चली गई। और जब वो पीली रंग की साड़ी बांधने के बाद अपने धुले हुए बाल सुलझा रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। गौरी ने जल्दी से कंधी को बालों में खोंस लिया और दरवाजा खोलने के लिए गई। एक तो हड़बड़ाहट और दूसरी ओर खुशी, इस वजह से दरवाजा खोलने के बाद वो लड़खड़ा कर गिरने लगी, पर रौनक ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और वो रौनक को प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि रौनक भी बस खोने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजने लगा और उसने खुद को गौरी से अलग कर लिया। फिर गौरी ने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आकर बाल सुझाने लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद करके रौनक गौरी के पास आया और उसे एक पेपर बैग थमा दिया। बोला, इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। गौरी ने साड़ी निकाल कर देखा। रेड वेलवेट कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियां भी थी। और जब तक वो तैयार हो रही थी रौनक वही उसके पास ही बैठा था, पर वो मोबाइल पर चैटिंग करने में व्यस्त था। गौरी ने खुद को आईने में देखा। इस रेड वेलवेट साड़ी में वो हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होकर रौनक के पास गई, पूछा, जी सुनिए, मैं कैसी लग रही हूँ? रौनक ने उसे एक नजर देखा और कहा, हाँ ठीक है। अब तुम तैयार हो गई हो तो मैं भी तैयार हो जाऊं। उसका उत्तर सुनकर गौरी की खुशी झाग की तरह बैठ गई। फिर लगभग 8 बजे के करीब वो लोग घर से पार्टी में जाने के लिए निकले। लगभग घंटे भर बाइक दौड़ाने के बाद पार्टी वाली जगह आई। ये जगह शहर से बाहर थी। गौरी ने देखा, आसपास इक्का दुक्का मकान थे। रौनक ने बाइक लॉक किया और गौरी को साथ लेकर अंदर गया। बाहर जितनी खामोशी थी, अंदर का माहौल उतना ही अधिक शोर शराबे से युक्त था। बड़े से हॉल में बहुत सारे मेज और कुर्सियां सजी थी और उन कुर्सियों पर बैठे थे सजे धजे लोग। ऑर्केस्ट्रा पर तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग ड्रिंक करने में लगे थे। अभी कुछ दिन पहले गोवा में गौरी ने ऐसा ही माहौल देखा था क्लब में। उसे वही सब फिर से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे यहाँ के माहौल से घबराहट होने लगी। रौनक ने उसे एक जगह बैठा दिया और खुद अपने एक दोस्त से बातें करने लगा। गौरी ने इधर उधर देखा तो यहाँ भी औरतें शराब पीने में लगी थी और कुछ सिगरेट के कश भी ले रही थी। कुछ देर बाद रौनक भी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और फिर सबके साथ वह भी झूमने लगा था। ऐसे माहौल में गौरी को अपना दम घुटता सा लग रहा था। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी कि रौनक का एक दोस्त उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उससे बोला, देखिए ना भाभी जी, सभी डांस कर रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठी हैं, चलिए ना हम भी सबके साथ एंजॉय करते हैं। जी मुझे डांस नहीं आता, गौरी ने प्यार से मना किया। अरे यहाँ कौन सा कोई डांस है, बस सब एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं। देखिए आपके पति मेरी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, हम भी उन्हें थोड़ा जलाते हैं, आइए ना। नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आप जाए। लेकिन रौनक का दोस्त तो जैसे जिद पर अड़ा था, वह अपने हाथ का पैग जबरदस्ती गौरी के होंठों से लगाने लगा। अरे भाभी जी, इसके 2 घूंट अंदर तो लीजिए, फिर सारी झिझक दूर हो जाएगी आपकी। और ये कहकर उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया और गौरी जो इतनी देर से परेशान हो रही थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना हाथ खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। रौनक का दोस्त अपने गाल सहलाने लगा और तब तक रौनक भी वहां आ गया और गौरी पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की?
रौनक के जोर से बोलने से सब उधर ही देखने लगे थे और गौरी भी सहम गई थी। रौनक के दोस्तों ने उसे शांत करवाया, तब जाकर वो शांत हुआ। और फिर वो भी पार्टी में नहीं रुका। उसने बाइक निकाली तो गौरी चुपचाप आकर पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं बोला। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही सोने आ गए। पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। गौरी तो खैर बहुत उदास थी। आजकल रौनक के व्यवहार ने उसे हैरान कर दिया था। पर रौनक भी बेचैन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई बात है, पर उसके होंठों पर आकर रुक जाती है। रोज की तरह सुबह हुई और गौरी नहाकर किचन में आ गई। वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वो रौनक को गुस्सा करने का अवसर नहीं देना चाहती थी कि दरवाजे की बेल बजी। उसने सोचा कि शायद रौनक का कोई दोस्त होगा, इसलिए उसने की होल से झांक कर देखा और खुशी से चहक उठी, भैया। ... उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर आई। गौरी की आवाज सुनकर रौनक भी कमरे से बाहर निकल आया था और गौरी के भैया को देखकर वो भी पास आ गया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर गौरी के भैया और रोहन जब तक नहाकर रेडी हुए, गौरी ने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करने के दौरान ही भैया ने बताया कि वो गौरी को अपने साथ ले जाने आए हैं। कुछ दिन वो मायके में रहेगी तो सबको अच्छा लगेगा और फिर पहली होली तो मायके में ही मनाई जाती है। रौनक कुछ बोलना चाहता था, पर गौरी ने बोल दिया, हाँ भैया, मैं जरूर चलूंगी। मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। और तब रौनक को मुस्कुराते हुए हामी भरनी पड़ी। फिर रौनक ने कहा कि 2-4 दिन रुक कर जाएगा भैया, अब दिल्ली आए हैं तो थोड़ा घूम भी लीजिए। पर भैया ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो बस अपनी बहन को लेने आया हूँ, जब इसकी भाभी को लेकर आऊंगा तब दिल्ली भी घूम लेंगे। उनकी बात सुनकर रौनक ने फिर कुछ नहीं कहा और अगले रोज ही वो गौरी को अपने साथ लेकर चले गए। गौरी अपने मायके आ गई थी। सभी लोग उसके आने से बहुत खुश थे। बड़े भैया के दोनों बच्चे अपनी बुआ से बहुत अटैच्ड थे। वो फिर से उनको खिलाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी बड़ी खुशी से निभाने लगी थी। उसकी माँ कभी कभी उसे टोकती भी थी कि थोड़ी देर आराम कर ले, बच्चों को भाभी संभाल लेगी। पर वो मुस्कुराकर बात टाल देती थी। आखिर इन बच्चों की वजह से ही तो वो अपने मन की उदासीनता दूर करती थी, वरना जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती थी तो रौनक के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते थे। और वो कभी मुस्कुराती थी तो कभी अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दिन बड़े बेकरारी में गुजर रहे थे। उसे मायके आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था, पर इतने दिनों से ना तो रौनक ने फोन किया था और ना ही गौरी ने। आज उसे रौनक की बहुत याद आ रही थी। शाम का समय था और वो छत पर खड़ी थी, आसपास से बेखबर ख्यालों में जैसे रौनक से बातें कर रही थी। सुनो, क्या तुमने सुना? हवाओं से संदेशा कहलवाया था तुम्हें। ये सर्द मौसम तुम्हारी तरह बेदर्द है, पूरे रूह में बेचैनी भर देती है। तुम्हारी तरह बगैर छुए ही रोम रोम में नशा भर देती है। और मैं तड़प उठती हूँ खुद की भावनाओं से। कैसे रोकूं स्वयं को तुम्हारे ख्यालों में खोने से। खुद से बातें करती हुई गौरी जैसे आसपास से बेखबर हो गई थी। शाम का धुंधलका बढ़ गया था और साथ ही हवाओं में सर्दी भी। पर उसे कोई होश नहीं था। उसे तब होश आया जब उसकी माँ उसे फोन देने आई कि तुम्हारी ससुराल से फोन है, लो बात करो। फोन पर गौरी की सासू माँ थी। गौरी ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बेटा अब कुछ दिन अपने घर में भी आकर रहो, कुछ दिन इस माँ के साथ भी रहो। तो गौरी ने उन्हें हाँ कह दिया कि हाँ मम्मी जी, मैं आऊंगी 1-2 रोज में, आप मम्मी से बात कर लो। फिर दोनों समधनों में बातें हुई और फोन रख दिया गया। शाम भी हो गई थी और मौसम में ठंडापन भी, इसलिए गौरी की माँ उसे भी अपने साथ नीचे लेकर आ गई। और फिर 2 दिन बाद गौरी के ससुर जी उसे लेने आए थे। तब गौरी की माँ ने उसके ससुराल वालों के लिए कपड़ों और फल मिठाई देकर विदा किया। मायका ससुराल भले ही नजदीक हो, पर यही रस्में दोनों घरों में एक लड़की का मान बढ़ाती हैं। ससुराल पहुंचकर गौरी अपनी सासू माँ और जेठानी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर हाथ पांव धोकर अपनी जेठानी की मदद करने के लिए उनके साथ किचन में आ जाती है। वो उसे बहुत मना करती है कि अभी अभी तो आए हो, तुम आराम करो। पर गौरी ने कहा, क्या दीदी, कौन सा दूर से आई हूँ और मुझे आपके साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा।
फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करेंगे और गप्पे लड़ाएंगे। दोनों को प्यार से बात करते देखकर सासू माँ भी बहुत खुश हुई और बच्चों को अपने साथ बिठाकर खिलाने लगी। ससुराल में रहते हुए गौरी को 4 दिन ही हुए थे, पर सबको उसकी आदत होती जा रही थी। वो सबके काम करती और बच्चों के साथ भी खेलती। उसकी अच्छी आदतों से सभी बहुत खुश थे। आज रविवार का दिन था। भाभी की 5 साल की बेटी पीहू गौरी के मोबाइल पर गेम खेल रही थी और छोटा सा दीपक गौरी की गोद में खेल रहा था कि रौनक का फोन आया था गौरी के मोबाइल पर। इसलिए पीहू ने मोबाइल चाची को लाकर दे दिया। गौरी ने फोन उठाया तो उसने बताया कि मैं होली से 1 रोज पहले आ रहा हूँ। उस समय गौरी आंगन में सबके साथ धूप सेंक रही थी, इसलिए माँ जी ने पूछ लिया कि बहू रौनक क्या बोल रहा है। जी माँ, कह रहे हैं कि होली से 1 दिन पहले आएंगे। क्या मेरी बहू की पहली होली है और ये 1 दिन पहले आएगा? तो मैं बात करती हूँ। और फिर गौरी ने उन्हें फोन दे दिया और उन्होंने बेटे की क्लास लगाई और फोन गौरी को वापस दे दिया और दीपक को अपनी गोद में ले लिया। गौरी मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई थी और रौनक बोल रहा था, अब माँ का आदेश है तो जल्दी ही आना पड़ेगा। वैसे वो मेरी माँ कम और तुम्हारी ज्यादा लग रही थी। क्या जादू कर दिया है तुमने? रौनक की आवाज ऐसी थी कि गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि रौनक नाराज होकर कह रहा है या मजाक कर रहा है। फिर रौनक ने कहा, यार मैं फोन रखता हूँ, खाना खा लूँ जरा, मेरा टिफिन आ गया है। गौरी ने जी कहा तो उसने फोन रख दिया। आज गौरी बहुत खुश थी। कितने दिन बाद उसकी रौनक से बात हुई थी। हालांकि वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, शिकायत करना चाहती थी कि इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। शायद हमारे देश की संस्कृति हमारे गांवों में ही दिखाई देती है, जहां पत्नियां दूर होते हुए भी ये एहसास करती हैं कि उनके पति को उनकी बातों से कोई तकलीफ न हो। वैसे भी होली में बस 1 हफ्ता रह गया था, इसलिए वो बहुत खुश थी कि जल्दी ही रौनक से मुलाकात होगी। वो अपनी सोच में मगन थी जब पीहू उसे बुलाने आई। चाची, आपको दादाजी बुला रहे हैं। और तब गौरी ने पीहू को प्यार से गोदी में उठा लिया और पापाजी के पास आ गई, जहां पर पीहू की मम्मी यानी गौरी की जेठानी भी पहले से मौजूद थी। पापा जी ने अपनी दोनों बहुओं को 5-5 हजार रुपए दिए और कहा कि होली आ रही है, इसलिए दोनों अपने लिए साड़ी और जो भी लेना हो ले लेना। दोनों बहुओं ने पापा और मम्मी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसी रोज शाम में रौनक की भाभी अपने पति के साथ मार्केट गई थी और साड़ी, चूड़ियां और बच्चों के कपड़े खरीद कर लाई। गौरी को उसकी सासू माँ ने कहा कि 2 दिन बाद रौनक आएगा तो तू भी बाजार जाकर खरीदारी कर लेना। उनकी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया था। दूसरे दिन सोमवार का दिन था, इसलिए दोनों देवरानी जेठानी साथ में मंदिर जाने वाली थी। 2 दिन बाद रौनक घर आ गया। उस समय गौरी नाश्ता बना रही थी। रौनक ने भी नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया और अपने कमरे में गौरी का इंतजार कर रहा था, पर वो घर के दूसरे काम पूरे करने में लगी हुई थी। एक बार रौनक ने पानी के बहाने से उसे अपने पास बुलाया, पर गौरी ने पीहू के हाथ पानी भिजवा दिया। तब वो कमरे से बाहर निकला और माँ को बोला, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, कोई बाम तो 2 लगा लूंगा। और ये कहकर अपने कमरे में चला गया। तब थोड़ी देर बाद गौरी चाय और अमृतांजन लेकर आई। रौनक ने उसे आते हुए देखा तो लेट गया। गौरी, सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं सिर दबा दूंगी। रौनक ने उठकर उसके हाथ से चाय ले लिया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। गौरी चुपचाप सिर नीचे किए बैठ गई। रौनक ने चाय पीकर कप रख दिया तो गौरी उसका सिर दबाने लगी, तो रौनक ने उसे रोक दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए कहा था। रौनक की बात सुनकर गौरी उठने लगी, मुझे किचन में काम है। रौनक ने उसे कंधों से थाम लिया और उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, कोई काम नहीं है, बस तुम मुझसे दूर भाग रही हो, है ना? गौरी ने निगाहें झुका ली। अच्छा सुनो, क्या इतने दिनों में मेरी कभी याद आई थी? ये बोलते हुए रौनक ने गौरी का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया, पर अगले ही पल वो परेशान हो गया। गौरी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। रौनक ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। प्लीज रो मत गौरी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर गौरी ने रौनक के कंधे से अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा।
जैसे पूछना चाहती हो कि अगर मुझे रोते हुए नहीं देख सकते तो फिर मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव क्यों किया था दिल्ली में। और रौनक, गौरी की आंखों में सवाल अच्छी तरह पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और गौरी को देकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैंने इसमें सब लिख दिया है, पढ़कर मुझे माफ कर देना। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत विश्वास है मुझे अपने प्यार पर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रौनक के जाने के बाद गौरी ने लिफाफा खोला और पढ़ने लगी, प्यारी गौरी, मैं जानता हूँ तुम मेरे अचानक बदले व्यवहार से बहुत परेशान हो, पर यकीन करो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। अब तुम कहोगी कि फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसकी वजह है मेरा दोस्त सागर। सागर तो तुम्हें जरूर याद होगा, वही जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। उसके मम्मी पापा नहीं रहे जब वो बहुत छोटा था, तब उसके मामा मामी ने उसे पढ़ाया लिखाया। वो एक कंपनी में नौकरी करता था, वही एक लड़की से प्यार करता था और दोनों की सगाई भी होने वाली थी, पर सगाई के दिन वो इंतजार करता रहा और वो नहीं आई। बाद में पता चला कि उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। वो बस उस लड़के को जलाने के लिए सागर के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। तब से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया और उसने पैसे कमाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। आज उसकी खुद की कंपनी है। जब उसे पता चला कि मैंने तुमसे लव मैरिज की है तो उसने कहा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता और आज के समय में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। तुम भी कुछ दिनों में शहरी रंग ढंग में बदल जाओगी। अगर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं तो जो वो कहता है वो करो। अगर फिर भी तुम मुझसे प्यार करती होगी तो वो मान लेगा कि उसका चुनाव गलत था। सारी लड़कियां बुरी नहीं होती। मैं पहले इसके लिए तैयार नहीं था, पर फिर सभी दोस्तों के ऐसा कहने पर कि तुम में कोई खासियत नहीं है और मुझे डर है कि तुम बदल जाओगी, मुझे जोश आ गया और मैं तुम्हें आजमाने के लिए तैयार हो गया। वो लोग तो हमारी गोवा ट्रिप को ही ऐसा करने के लिए चुनना चाहते थे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो फिर मुझे अपना वादा निभाना पड़ा जो मैंने अपने दोस्तों से किया था। और इसीलिए जब तुम मुझे सुबह उठाने आई तो मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा किया। मुझे खुद दिल में कितना बुरा महसूस हो रहा था मैं बता नहीं सकता। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। फिर तुमसे बात कम करना और जो भी उस दिन पार्टी में हुआ सब उसी प्लान का हिस्सा था। मेरा गुस्सा करना भी। मेरा एक दोस्त डीआईजी है और उस फार्म हाउस पर वो रेड डालने गया था क्योंकि वहां ड्रग्स के कारोबार के बारे में पता चला था। वहां वो सादे कपड़ों में आया हुआ था। लेकिन जब तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा तो मुझे लगा कि अपराधी अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें वहां से लेकर निकल गया। मैं रास्ते भर इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं सारा प्लान बर्बाद न हो जाए, पर बाद में मेरे डीआईजी दोस्त ने बताया कि ड्रग्स का सप्लाई पकड़ लिया गया तो मुझे सुकून मिला। और तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि सागर को तुम्हारे थप्पड़ ने यकीन दिला दिया कि सभी लड़कियां गलत नहीं होती। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे लड़ोगी, गुस्सा करोगी, पर तुम तो मेरे सारे काम वक्त पर करती रही, एक बार भी शिकायत नहीं की। विश्वास करो मैं सुबह ही तुमसे सब बताना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें आजमा रहा था। मुझे क्या किसी भी पति को ये हक नहीं कि वो अपनी पत्नी की ऐसे परीक्षा ले। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर तुम मुझे माफ कर देना। मैं जी नहीं पाऊंगा। सच कहूँ तो अब जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मुझे तुम्हारे सामने आने में भी शर्म आ रही है। तुमसे विनती है तुम मुझे सजा देना, जितना गुस्सा करना है करना, पर होली के बाद। ये हमारी पहली होली है, इसे हम अपने प्रेम के रंग में रंग देंगे। केवल तुम्हारा रौनक। चिट्ठी पढ़कर गौरी की नजर दरवाजे की ओर चली गई तो उसे समझ आ गया कि रौनक यहीं है, कहीं नहीं गए। वो बेड से उतरकर पर्दे के पीछे छुपे रौनक के पास गई। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। रौनक ने अपने दोनों कान पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगी। तो तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक गॉड। कहते हुए वह गौरी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा कि वो साफ बचकर निकल गई और बोली, इतनी आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। वो थोड़ा दूर हटकर मुस्कुरा रही थी कि रौनक ने कहा, सुनो, भाभी ने बताया तुम स्वर्ग में अपने लिए घर बनवा रही हो, उसमें मुझे भी आने दोगी क्या? जी, मैं समझी नहीं, गौरी ने आश्चर्य से कहा।
मुझे भाभी ने बताया जब तुम उनके साथ मंदिर गई थी तो पूजा करके बाहर आने के बाद झूठ बोलकर फिर से अंदर गई थी कि तुम्हारा मोबाइल मंदिर में छूट गया है। भाभी ने देखा कि मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में ही है, इसलिए वो भी तुम्हारे पीछे गई तो देखा कि तुमने 15,000 रुपए पंडित जी को दिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। तो भाभी ने बताया कि शायद तुम्हें स्वर्ग में अपने लिए घर बनाना है। माफ कीजिए जी, दरअसल मेरा बहुत मन था कि मैं किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए ज्यादा नहीं तो कुछ तो करूं, बस इसलिए। डॉट 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 कुछ पैसे मेरी माँ ने और भैया ने दिए थे और फिर पापा जी ने दिए थे, कहते हुए गौरी ने अपनी नजरें झुका ली। तब रौनक उसके पास आ गया और उसे अपनी बाहों में लेता हुआ बोला, अरे इसमें माफी की क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर बोला, अरे हाँ, मम्मी कह रही थी कि होली के लिए तुम्हारी शॉपिंग करवा दूं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं शॉपिंग के लिए जी। पर डॉट 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 मैंने तो सारे रुपए खर्च कर दिए। अरे तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे पति का हक नहीं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करे? अब चलो, कोई सवाल नहीं। तो फिर 3 दिन बाद रौनक और गौरी ने अपनी पहली होली मनाई। जी हाँ, बिल्कुल, गौरी के मायके में विवाह केवल 2 लोगों को नहीं जोड़ता, बल्कि 2 परिवारों को भी जोड़ता है। और छोटे मोटे अनबन और झगड़े इस बंधन को और भी मजबूत बनाते हैं। इसी के साथ ये कहानी पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।